तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप सभी ने अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी शेयर कर दो, जिससे सभी लोगों के पास ये लगातार सिचुएशन बनी रहे और आपका सभी दोस्तों का कल्याण हो। तो शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ललित आपके सामने और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैं रखता हूं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं तेजी से इसका जवाब मुझे मिलेगा आपकी तरफ से। बहुत देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होंगे, लेवल से लेकर चलूंगा, एक एक लेवल को आगे इंक्रीज करता चलूंगा। संख्या पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपसे संख्याओं पर आधारित होकर पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। The product of two numbers is 45 and their difference is 4. Accordingly, what will be the sum of the square of those numbers? ये कहानी आपके सामने है। तो देखते हैं। सिंपल देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, अगर वो संख्या a और b है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 45 आता है। आप उनको घटाते हैं तो 4 आता है। तो आप मुझे बताओ ऐसी दो संख्याएं बता दो, बहुत सिंपल से, जिनको जोड़ो मल्टीप्लाई करो तो 45 और घटाओ तो 4। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं 9 और 5, ऐसे कर सकते हैं ना, 9 और 5। भाई 9 और 5 को जोड़ा मल्टीप्लाई किया तो 45 और 9 में से 5 को घटाया तो 4। ये डायरेक्ट तरीका है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर, क्योंकि समझ में उनका इनका वर्गों का योग कितना है, तो 9 नाम 81 प्लस 5 पंजे 25, तो 106 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, जिनको घटाएं तो 4 आए। तो आपने इजीली इसको हैंडल कर लिया। अगर इसको बेसिक तरीके से समझाया जाए तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हमने कहा दो संख्याओं का जोड़ यानी a प्लस मल्टीप्लाई बाई बी, मल्टी कितना है 45 है, और अगर मैं a में से b को घटा दूं तो 4 है। अगर मैं a और b का होल स्क्वायर करता हूं, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेता हूं तो आपको क्या मिलेगा। आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो करोगे। अगर मैं इसको करूं तो अब a माइनस बी तो 4 है, इजिकल टू क्या होगा, आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो आपको पता है 45 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45, या क्या हुआ, आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस का 90 बराबर 106। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं 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 सर, ओनली एस्टेट के लिए क्लास नहीं है, एस्टेट के लिए भी क्लास चलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स तो ये भी आता है ना आपके सामने, मैथमेटिक्स तो इसमें भी आता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है ना। चलो तो एक सवाल और पढ़ते हैं, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो 122 की पावर, ये एस्टेट में आए हुए सवाल है ये वाले इस तरह के। 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। अगर 122 की गुणा 173 बार की जाए तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर बड़ी आसानी से देंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। राइट ऑप्शन, बड़ा सिंपल सवाल है। कादम्बिनी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। बहुत ही सिंपल सवाल, इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं 122 की पावर 173। आज शायद आपको याद हो कि इन तरह के सवालों को करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है। आप कुछ मत देखो, आपको यूनिट प्लेस निकालना है ना, तो यहां से यूनिट प्लेस लो बस, और पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो उसके सिर्फ लास्ट के 2 नंबर, यानी आपको 2 टू दी पावर 73 का निकालना है। अगर आप भीबा जी गुड इवनिंग, अगर आपको 2 टू दी पावर 73 का निकालना है तो 2 की पावर 73 का जो इकाई का अंक होगा वो इस क्वेश्चन का होगा। और आपको शायद पता है कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल 4, हम 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। आपने कहा ओके, हमने इसको तोड़ दिया, 72 18 चौक 72, 2 की पावर 72 गुना 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो हम पावर को 4 के मल्टीपल में एक तरफ और रिमेनिंग को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी इवन नंबर क्या लिख देता हूं मैं, इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो यूनिट प्लेस 6 होता है, ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो 1 होता है। इसके लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया 6 गुणा 2 बराबर 12, इकाई का अंक 2। राइट ऑप्शन ए, कोई बी नहीं होगा, डी नहीं, इट्स 2।
ऐसे गलत करोगे तो कैसे चलेगा? एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे और आप गलती करोगे तो कैसे चलेगा? ये तो हलवा प्रश्न है, ये तो बट रहा है हलवा, इसको तो खा लो, एकदम उठा के गलत कर जाओ। नंबर ही नंबर हैं, अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना आपको नंबर का आनंद प्राप्त हो गया, आपको नंबर ही नंबर बरस रहे हैं। एक और सवाल, चलो जल्दी से, तेज पढ़ेंगे, तेजी से करेंगे, जिससे कि जल्दी से हम समझ पाए। ओके, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, यानी इसका जो मीन है, माध्य मीन्स होता है मीन, अगर वो 9 है तब अंतिम 3 प्रेक्षण का मूल्य आपको बताना है। अब अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? तो देखते हैं, आपने सिंपल आपके सामने थ्योरी लिखी है, तो जवाब दीजिएगा क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, देखते जाओ क्या मिलता है। बहुत ही इजी कर सकते हैं, एक्स से डरने का नहीं, एक बार में सवाल आ जाएगा। सिंपल सवाल, यस, सवाल आपके सामने। ओके, देखते हैं। देखो सिंपल थ्योरी, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं किसी का माध्य निकालने की बात करता हूं, अगर मैं किसी की मीन की बात करता हूं, स्टैट का सवाल है, स्टैट सवाल आते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में, समझते चलिएगा सवालों को। तो हमने क्या किया, हम बोले कर लेते हैं। तो आपने क्या, औसत कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, आपने कहा इन सबको जोड़ दो, है ना, ऐसे तो करते हो। और इसको अगर मैं, कितने नंबर हैं ये, आपने कहा 5, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 9 के बराबर आना चाहिए, यही तो सवाल है। ओके, तो देख लेते हैं क्या अब क्या हुआ। आपने कहा सबको जोड़ दिया, कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 5x तो ये हो गया, प्लस 10 और 7 17 और 5 22 और 3 25। बात समझ में आ रही है? 10 7 17 और 5 22 और 3 25 बराबर 9 गुणा 5। आपने कहा ओके, तो 5x इज इक्वल टू कितना हुआ 45 माइनस का 25 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 20/5, दैट इज 4। तो x का वैल्यू 4 है। इज इट क्लियर? अब देखो आपने इतनी मुश्किल से निकाला है ना, अब आपने इस तरह से निकाला और आपने क्या देखा, अंतर क्या था 3 5 7 10, तो x का वैल्यू 4 था। हालांकि जो मीन होता है, अगर ये डिफरेंस बराबर है तो मिड वाली संख्या ही मीन होती है, क्योंकि यहाँ पर अंतर बराबर चल रहा है। देखो 3 का 5 का 7 का 10 का, तो सब में अंतर क्या 2 2 का है, लेकिन यहाँ पर नहीं था 2 का अंतर, इसलिए गड़बड़ कर देगा ये। तो x बराबर 4 आपको मिला। तो जब x बराबर 4 तो संख्या क्या होगी, आपने कहा पहली संख्या होगी 4, मैं लिख देता हूँ, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या 4 5 9, तीसरी संख्या 4 7 11 और 13, यही तो हुई संख्याएं। ये पांचों संख्याएं इस तरह से हुई। इज इट क्लियर? अब क्या करें, उसने बोला अंतिम 3 संख्याओं का बता दो, ये वाली अंतिम 3 संख्याओं। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, बहुत लेट हो गई, जल्दी से आती आप, बड़ा अच्छा लगता। चलो कई बार नहीं आप आए, अच्छा लगा। तो अंतिम 3 प्रेक्षण का बताओ, तो ये कितना हुआ, ओ माफ नहीं 14 है, 10 4 14 कितना हुआ, आपने कहा सर 9 11 14, इनको जोड़ो, 9 + 11 + 14/3 औसत आ जाएगा, तो 30 और 34/3 डिवाइड कर दें, तो 11 3 33, 11 सही 1/3, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क योर क्वेरी, यू कैन रेज योर हैंड। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, आपने पहले x निकाला, उसके बाद आपने सीधा इसका आंसर कर दिया, तो आपको जवाब प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से सवालों को करेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके सामने। 444 + 16 गुणा 1.5 का मान क्या है, ये आपको बताना है। 4 + 16 गुणा 1.5 का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 444 + 16 × 1.5 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, आपको इसमें मुझे लगता है रुकावट नहीं होगी। और इसको डिवाइड करो, ये ऐसे करो, ये तो आसान हो जाएगा। अब करो, इट्स डिवाइड, ओके डिवाइड है, ओके
ये डिवाइड है, जल्दी से बताना क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बहुत अच्छे से आएगा। तो तेजी से बढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। इट्स 444 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 नॉट प्लस। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप कहते हैं सबसे पहले हम तो उसमें डिवाइड करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 144 में 16 का डिवाइड कर दिया हमने पहले, तो 444 में जब हम 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, बचे 12, 24, 16 सत्ते 112.75 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 3 अंक बाद दशमलव तो कर दें। 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, हासिल लगे 11, 15 सत्ते 105 और 11 116 और 15 दूनी 30 और 11 41। राइट ऑप्शन 1 2 3 अंक बाद दशमलव, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सवाल था। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, थोड़े से सवालों को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ऐसे तो आप बार बार करोगे तो आसान सवाल तुम हलवा लगते हैं, अब थोड़ा सा भारी करते हैं और एक सवाल आपके सामने रखते हैं। चलो सरल करना है आपको। क्या सवाल है? 5 रुपए के 4 सिक्के प्लस 50 पैसे के 7 सिक्के माइनस 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर हैं? सिंप्लीफाई करना है आपको। 4 कॉइन्स ऑफ ₹5, 50 पैसे 7 कॉइन्स माइनस 26 कॉइन ऑफ 25 पैसा इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। जवाब तेजी से चाहिएगा तो तेजी से बढ़ाओ और जवाब को जल्दी से देते चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, बिल्कुल रुकने का नहीं, समझने का सवाल, उत्तर मिलेगा बढ़िया खास। बहुत सिंपल सवाल है, देखो समझते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में सिक्कों पैसों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बता देता हूं। देखो उसने बोला 5 रुपए के 4 सिक्के, कितने रुपए बने? आपने कहा 20 रुपए। 50 पैसे के 7 सिक्के, जब 50 पैसे के 7 सिक्के होते कितने पैसे हो गए? 3.5 रुपए। भाई देखो 50 पैसे में 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो 350 पैसे हो गए ना, 3 रुपये 50 पैसे तो हुआ, तो 3 रुपये 50 पैसे ये हो गए। टोटल कितने हुए? आपने कहा 23 रुपये 50 पैसे। क्लियर है? उसने बोला 25 पैसे के 26 सिक्के इसमें से घटा दो। घटा देते हैं भैया, हमें क्या दिक्कत पड़ रही है। तो कितने हुए? आपने कहा 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर है? आपने कहा कि सर 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 65, 6.5 रुपये। 6.5 रुपये इसमें से घटा दो तो 23 रुपये 50 पैसे माइनस 6 रुपये 50 पैसे इज इक्वल टू 0 0 17 रुपये। तो राइट ऑप्शन इज 17 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी लाइक वाइक करते रहो जल्दी से, लाइक शेयर भी जरा लगातार दमदार तरीके से करते रहो। ऐसे घबराए से मत बैठो, शर्माए से मत बैठो, जवाब पर अपने आंसर देते रहो। अच्छे सवाल है। तो कुछ सवाल पेडागोगी के भी मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, दीजिएगा जवाब। यदि अभ्यास में प्रश्न था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। अच्छा अभी अमरीश, अभी आपने समझ में आएगा ना कैसे करना है, तो ये आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ये संकेत किसकी ओर करता है? सवाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे कि संकल्पनात्मक त्रुटि है, कार्य विधिक त्रुटि है, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि है, या पढ़ने की त्रुटि है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी से दीजिएगा जवाब इसका। किसी अभ्यास में प्रश्न था कि PQ एक रेखा है, RS एक रेखाखंड की लंबाई मापो। तो बच्चे ने उत्तर लिख दिया AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये क्या संकेत करता है, किस तरह की त्रुटि बताता है, ये आपके सामने सवाल है। चलो ये बड़ा आसान सवाल है और आप जो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ओके आप लोग कह रहे हैं कि C ऑप्शन होगा और आपका जवाब एकदम सही है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अगर मैं वहीं बोलूं कि x प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या, तो शायद आप ये भी कह सके ये तो फॉर्मूला ही ना पढ़ा हमने।
आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, आप कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो, है ना, जबकि वही है, क्योंकि हमें आदत किसकी है, ए बी की। तो ऐसे ही कई बार जब बच्चा सवालों को पढ़ता है तो पी क्यू आर एस रेखाओं को हमेशा ए बी रेखा ही पढ़ने की कोशिश करने शुरू कर देता है। तो रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को ही इसका सही जवाब माना जा सकता है। और आपने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं, लेट्स सी। और नया प्रश्न आपके सामने ये रहा। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी ए, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने के सहायता करने के लिए। हाँ, हम हमेशा एबीसी ही मानते हैं हमेशा। परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंददायक व अभिव्यक्तिशील बनाने की, या छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो शिक्षिका जो काम कर रही है वो क्या कर रही है ये आपको बताना है, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए, सबको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, सब जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, और यहां पर मुझे तेजी से उत्तर मिला है ए। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये आपका गलत जवाब है, आपने गलत विकल्प का चुनाव किया है। कृपया पुनः प्रयास करें, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? देखो कंडीशन क्या है, समझने की कोशिश करना, सवाल को कैसे समझा जाए। कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके टीचर ने उसके बाद भारतीय टीम के स्कोरों को पढ़ने के लिए कहा। यह हो गया दैनिक जीवन से जोड़ने की बात। लेकिन इस गतिविधि के पश्चात उन्होंने छात्रों को कहा कि इनके दंड ग्राफ खींचो, यानी उसको करने के बाद उसने बोला इसके पश्चात, अगर वो साथ साथ में करवाती तो वो दैनिक जीवन से जोड़ रही थी। उसने उसको पढ़ा और बोला इसके पश्चात उसने एक एक्टिविटी दी बच्चों को कि इनका दंड ग्राफ खींचो, जो क्या शो करता है, प्रोजेक्ट मेथड को। उसने उसको टास्क दिया ग्राफ बनाने का, और ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, मॉडल बनाना, ये किसके भाग हैं, ये है प्रोजेक्ट अप्रोच के। प्रोजेक्ट सुना है ना आपने, प्रोजेक्ट मेथड, तो ये प्रोजेक्ट मेथड के पार्ट है, इसलिए सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ऐसे सवाल आपको बहुत परेशान और अधिक परेशान कर सकते हैं, तो कृपया उपस्थिति बनाए रखें और चीजों को समझ सकें, समझते चलें। एक और, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शाब्दिक समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्रों ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। 336 मुंबई में, 336, 127 दिल्ली में। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के बारे में क्या रिपोर्ट देंगे, ये आपको बताना है। एक, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि को नहीं अपनाई है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से, क्या आप इसका जवाब देते हैं? लेट्स सी, आपका जवाब क्या होगा? यहां पर जवाब मिल रहा है मुझे बी। डी नहीं होगा अमरीश, पीछे वाले प्रश्न की बात कर रहे हो, डी नहीं होगा। तार्किक तो सुबह से लेकर शाम तक तार्किक ही पढ़ता है जब वो गणित पढ़ता है। ए, तो आपको बता दें यहां पर जवाब ए बी सी डी के रूप में मिला है, जो कि अगर जिन लोगों ने जवाब को दिया है ए, तो वो गलत जवाब है। जिन बच्चों ने ए कहा है वो गलत जवाब है। हाँ, अगर जो बालक मुझसे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी है, एकदम सही जवाब दिया है बी। क्यों? ओके, मैं जूम कर देता हूं, एक मिनट रुको, मैं इसको जूम कर दूं, अभी दिखेगा आपको। ओके, अभी दिख रहा है सबको? इट्स जूम नाउ। अभी सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, अभी बड़ा बड़ा दिख रहा है ना? उसने ऐसे किया, पढ़ लो एक बार, आपको दिख रहा होगा, इसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ठीक है ना? ओके, अभी ये इतना ही बड़ा, छोटा नहीं हो सकता। ओके,
शायद अभी आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो यहां पर छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है, यह गलत है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है, ये थोड़ा सा गलत है। ओके ओके, तो यहां पर क्या है कि छात्र ने एक टेबल बनाई, टेबुलेशन फॉर्म दिया है ना, टेबुलेशन फॉर्मेट दिया, और टेबुलेशन फॉर्मेट में देकर उसने अपने समस्या को समझाने का अच्छा तरीका बताया कि 336 बस स्टॉप थे। ऐसे में फिर दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। ऐसे कि 336 बस स्टॉप मुंबई में थे, 27,100 दिल्ली में ज्यादा थे। तो उसने मुंबई को नीचे देखा, टोटल देखा, यहाँ बता दिया उसने। तो आपने क्या देखा, इस टोटल से वो क्या पता लगा कि बालक ने तो एडवांस काम कर दिया, और ये बालक का एडवांस काम करना ही उसकी विश्लेषण क्षमता को अच्छा सिद्ध करता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कि छात्र समस्या को समझने और उसके विश्लेषण करने में अच्छा, और उसकी समस्या हल करने की जो योग्यता है वो प्रशंसनीय है, वो प्रेजेबल है। राइट ऑप्शन बी। ओके, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। अब देखते हो कैसे पढ़ रहा है उसने, क्या पढ़ा उसने। ओके, 306, 408, 4008, 4010, इस तरह से उसने पढ़ा। और क्या बताया बच्चों को, उसने बोला ऐसे पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। ऐसे कुछ अमरेश, जितने भी आप स्टेट टेट एग्जाम देते हैं, चाहे आप एमपी टेट दें, चाहे रीट दें, चाहे आप सी टेट दें, उस सब में आएगा। तो उस बच्चे ने उन संख्याओं को ऐसे पढ़ा, इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका मीनिंग क्या था। छात्र को पढ़ने की कक्षा अच्छी नहीं लगती, उसे कक्षा उबाऊ कष्टदायक लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है, परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंक की संख्या को पढ़ना आसान लगता है। देखते हैं तो उसकी त्रुटि का कारण क्या है। पोल कैसे हैं राजू सोनू यादव, राज सोनू, पोल किया जा, पोल तो यहाँ होगा ही नहीं। जल्दी से बताओ आंसर, मैं पोल पर आ जाता हूं, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। ABCD के रूप में आप लोगों के आंसर्स हैं, और यहां पर बता दें जिन्होंने डी कहा है, आकांक्षा ने बोला है डी ऑप्शन है, जिन्होंने डी कहा है उनका जवाब एकदम अफसोस वाला नहीं है, एकदम सही जवाब है। क्योंकि बालक को बोला 306 पढ़ने के लिए, उसने बोला जी मुझे तो मुश्किल लगता है 30 और 6 लिखे हैं, तो जैसी संख्या लिखी वो 2 अंकों में पढ़ता है उसको, 30, 6, 40, 8, 40, 8, 408, 40, 10, वो इस तरह से पढ़ता है। तो मतलब क्या है, उसे स्थानीय मान की संकल्पना पता नहीं है, और वह 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना लिखना जानता है, इसीलिए उसी तरह से पढ़ रहा है। राइट ऑप्शन है डी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे, यानी फॉर क्लास 4 व्हाट शुड बी द टाइम पैरामीटर, द टाइम असेसमेंट पैरामीटर, दैट इज ए, केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, टाइम रीडिंग ओनली द एनालॉजियस क्लॉक, बी, अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM और PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध ज्ञात करना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना AM और PM, और केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो ये आपके सामने सवाल है कक्षा 4 के बच्चे के लिए, यानी क्वेश्चन ये है कि कक्षा 4 की क्लास में इनमें से कौन कौन से टॉपिक टाइम से रिलेटेड होते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद तो गौरव 400 तो पढ़ा, लेकिन उसके आगे तो उसने 8 पढ़ा ना, उसको संख्याओं को वो 400 पढ़ लिया उसने, उसके आगे तो उसने 8 पढ़ दिया ना, गलती कर दी ना यहाँ पर। ओके, तो बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो यहाँ पर कैसे ना, देख पढ़ाई चीज ना ललचाए जी, देख बड़ाई को, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। तो आपने बड़े के बारे में बात की है, और आपका आंसर बड़ा ही आप बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है। तो यहां पर कक्षा 4 में बच्चे को आप घड़ी के बारे में पूरा समझा देते हैं, उसे कितना बजा है, आधा घंटा कम कब है, आधा घंटा ज्यादा कब है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करा देते हैं। अच्छा, ये AM PM का मतलब क्या है, किस किस को पता है AM और PM क्या होता है, किस किस को AM और PM की संकल्पना के बारे में पता है कि AM PM क्या होता है, किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। गौरव अभी आते हैं, बता अभी आते हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो AMPM का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? आप में से किसी को पता हो तो मुझे जल्दी बताएं। देखिए, उसने 4008 को 408 ऐसे पढ़ा है, जबकि 4008 लिखा है, इसलिए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, उत्तर के अकॉर्डिंग स्थानीय मान की संकल्पना का उसे ज्ञान नहीं है। तो ये पहले वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। गौरव समझ में आ रहा है? गौरव समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने इसमें दो चीजें बताई हैं, है ना? अच्छा, एम फॉर मेरिडियन, क्योंकि उसने बोला है कि स्थानीय मान की संकल्पना नहीं समझता, उसने पढ़ तो दिया और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये नहीं बोला उसको पढ़ता है, उसे पढ़ना आसान लगता है। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा गौरव। और AMPM की संकल्पना एम फॉर मेरिडियन होता है। 12 बता देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। आप स्कूल में हैं, आप टीचर हैं, तो आपको इन चीज़ों की छोटी छोटी नॉलेज बच्चों को बताने के लिए होनी चाहिए। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, ठीक है ना? दैट इज एंटी मेरिडियन यानी पूर्वाहन। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन यानी अपहरण, यानी 12 बजे से पहले वाले टाइम को AM और 12 बजे के बाद वाले टाइम को PM कहा जाता है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये AMPM के संकलन, एंटी मेरिडियन क्या है, पूर्वाहन क्या, अपहरण क्या, उसे पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छा, आगे बढ़ें। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं। किसकी तरफ संकेत करती हैं? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर, अरे चल जाइए, एक मिनट रुकना, मेरा ये आपको टूटू की आवाज आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है, इसको जरा खत्म करता हूं। ओके, तो ये चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ओके, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई, द लॉन्ग फिगर ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंडिकेट्स। ये क्वेश्चन आ चुका है रीट में, ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये रीट में सवाल आ चुका है एक बार, बिहार टेट में या रीट में। बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन सब लोगों ने चीख पुकार के कहा है, इससे डी होना चाहिए। तो चीख पुकार आपकी काम आई और आपका उत्तर डी एकदम सही हो गया भाई। कैसे हुआ देखो, ये एक आकृति है जिसको क्या बोलेंगे आप? आपने कहा सर ये तो आयत है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, तो ये एक संकल्पना है। लेकिन जैसी इस आकृति को बड़ा करेंगे, लंबा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसको मैं बढ़ाता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ डाल दिया, तो अभी संकल्पना में 2 संकल्पना का निर्माण और हो गया। पहले तो ये आयत था, अब इसमें 1 और 2 ट्राइंगल और बन गए। तो एनसीएफ कहता है जैसी गणित की आकृति को आप बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट जन्म ले लेता है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़े। एक और सवाल, निम्नलिखित पर विचार करो। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं चाहूंगा इसको आप बताना। 5 + 3 = क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? तद अनुरूपी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। इसको तद अनुरूपी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग। मैं लिख देता हूं कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो 5 + 3 बराबर क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त प्रश्न क्या होगा? दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग। बिल्कुल। तो देखते हैं क्या मिलता है। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाएगा कि 8 प्राप्त हो जाए? कोई ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका योग 8 हो, या 5 और 3 का योग क्या होगा? इनमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, दिस इज सीमित, दैट इज क्लोज एंडेड, दिस इज ओपन एंडेड। और ये हर बार पेपर में पूछा जा रहा है आपको। पहले इसका मीनिंग समझ लो, ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या है। देखो, क्लोज एंडेड जिसको आप बोलते हैं मुक्त बंद अंत, क्लोज एंडेड को क्या बोलते हैं आप? बंद अंत। ओके, इस बंद अंत का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा प्रश्न जिसका फिक्स आंसर हो, यानी एक ही आंसर दे सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा 5 + 3, तो ये फिक्स संख्याएं लिखी हैं, तो 5 + 3 बराबर क्या होगा? हमेशा 8 होगा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसका एक ही आंसर है। तो जिन समस्याओं का एक आंसर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। और जिन समस्याओं के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, उनको ओपन एंडेड बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या बताओ,
तो आपके आंसर क्या होंगे? 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या बताओ, तो बता सकता है 10 से छोटी कोई एक, यानी राइट ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। आपने कहा सर 2 है, आकांक्षा बोली सर 3 है, कादम्बरी बोली सर 5 है, अमरीश बोले सर 7 है ना? ऐसे हो सकते हैं ना, तो सारे ही आंसर सही है ना, कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो ऐसे सवालों को जिनके आंसर मल्टीपल हो सकते हैं उनको ओपन एंडेड, मुक्त अंत, मुक्तोत्तर प्रश्न कहते हैं। जिन क्वेश्चंस का सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर होता है उनको क्लोज एंडेड, बंद अंत प्रश्न कहा जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई ना? अब सवाल पर चलते हैं। अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता लगा। तो 5 और 3 का योग ज्ञात करो। अगर मैं 5 और 3 को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 8। एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज फाइनल, इसके अलावा तो नहीं है ना। तो ये तो क्लोज एंडेड हो गया ना भाई, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो? आप बोलो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए? बताओ इसकी जगह क्या आएगा? आपने कहा 3 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो मतलब क्या ये भी क्या है? ये भी क्लोज एंडेड हुआ। कोई ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका योग 8 है। आपने कहा ओके। तो एक बच्चा बोला सर 5 + 3 = 8, एक बच्चा बोला सर 6 + 2 8, एक बोला जी 7 + 1 8। अब उसने 2 संख्याएं लिख दी हैं और ऐसे कितने उत्तर मिले? एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं ना। तो बस यही ओपन एंडेड है। तो जहां पर सवालों के आंसर एक से अधिक आ जाए वो ओपन एंडेड माना जाता है। क्लियर है? और 5 और 3 का योग क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था 5 और 3 का योग क्या होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो थर्ड वन क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड। एक और सवाल, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी। क्वेश्चन है, फरहान के विद्यालय में पुस्तक में जाने पर यह पाया गया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं कहां गई, और 229 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया गया। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न के माध्यम से किस मूल्य को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ये आपको बताना है। ओके, बात समझ में आ गई? तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, 132 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, इस बारे में आपको बताना है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। और यहां पर मैं जवाब देख पा रहा हूं सी। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जवाब आपने दिया है। क्योंकि जब आप बात करेंगे और आपने उत्तर दे दिया है एकदम बढ़िया, तो सवाल में प्रॉब्लम क्या थी? देखो, फरहान को किस तरह का मूल्य समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे पास 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, तो अन्य की सहायता करने की भावना तो है नहीं। हमारी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, तो हम यही तो कहेंगे देखो भाई 100, हमारे पास बहुत सारी किताबें थी, इनमें 100 खराब हो गई, 20 का पता नहीं है, 220 अलमारी में रखी, 132 बच्चों को दिए, बाकी कहाँ है? तो इसका मतलब क्या है कि पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनके बारे में जानना। सहयोग की संवेदनशीलता कहाँ से आ गई इसमें? नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करना इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, और देखते हैं एक और सवाल आपको क्या कहता है आपसे। सांख्यिकी
प्रसरण का विश्लेषण, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो नामक विधि थी, यानी प्रसरण का विश्लेषण विधि का मुख्य श्रेय किसको गया? ए.आर. फिशर, गाउस, लाप्लास या न्यूटन। क्योंकि आप जितने भी टेट पढ़ते हैं, चाहे आप सुपर टेट पढ़ते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक आपके सही होने चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था क्या? ए.आर. फिशर, गाउस, लाप्लास और न्यूटन। द मेन क्रेडिट फॉर द मेथड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स वाज। तो यहां पर किसको जाता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और यहां पर मुझे जो मिला है गौरव का बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा कादम्बनी, इट्स ए.आर. फिशर, एकदम सही जवाब है। ए.आर. फिशर को इसका मुख्य श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी प्रसरण का विश्लेषण जब आप करते हैं तो उस वेरिएंस की एनालिसिस जो की जाती है वो ए.आर. फिशर के नाम पर दी गई है। ठीक है, एक और देखते हैं। चलो, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या बताओ। एक संख्या है, उस संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या है? 100, 75, 80 या 90? किसी भी संख्या का 3/5वां भाग 36 है तो संख्या बतानी है। 100, 75, 80 या 90? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शंस। ओ क्या बात है, बहुत ही तेजी से उत्तर मिल रहा है मुझे इस समय। बहुत ही आसान सवाल है, यू कैन इजीली मैनेज। 75 आया है आंसर, 100 भी आया। चलो देख लेते हैं ये 100, 75 आप कैसे दे रहे हैं। देखो, 60 का मैंने माना वो संख्या जो थी वो, चलो हम किसी संख्या को x मानते हैं। x के 60% यानी 60/100 का 3/5 36 के बराबर है। ये तो मीनिंग है। लाइट आके पंखा चला, यही तो मीनिंग है। इसे ऑन कर देना नीचे से। ओके, बात समझ में आ गई? तो क्या करें भाई, 0 से 0 कट गया, आपने x का वैल्यू निकाला। 36 गुणा 5 गुणा 10 अपॉन 6 गुणा 3, ऐसे तो होगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा? आप इसको भी काट सकते थे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखो 36 से काटे, 6 छंग 36, 3 दूनी 6, तो 10, 250। 100 इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, लाप्लास की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाप्लास की अपनी इक्वेशन है। और लाप्लास नहीं, लाप्लास फार्मूला हम पढ़ते हैं किसी भी डिग्री को निकालने के लिए, जब हम मल्टीपल इंटीग्रेशन करते हैं और डिफरेंशियल करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपके जवाब में कोई शक नहीं है गौरव। तो राइट ऑप्शन 100, आसान था, सभी लोगों ने समझ लिया। दैट इज वेरी नाइस। सो 100 इज द राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं होने का परेशान। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। क्वेश्चन है, माइनस का लिखा है यहाँ पर, 5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए? बड़ा सिंपल सवाल है। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि आपको -1 प्राप्त हो जाए? बहुत ही सिंपल सवाल है, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। पांच बटा सात करो उसको, ये माइनस नहीं। 5/7 में से क्या घटाया जाए, हाँ, कि -1 प्राप्त हो जाए? अब सही रहेगा, अब आराम से इसको कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत करेगा ये। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ये तो आप बताएंगे, मैं तो सिर्फ बैठा हुआ देख रहा हूँ कि आपका जवाब मुझे क्या कुल खिलाकर मिलता है। सवाल बड़ा आसान है और उत्तर आपके सामने है। 5/7 में से क्या घटाया जाए कि, इसको माइनस ही करके देखिए एक बार, 1 मिनट रुकने दे रहा, चलो माइनस ही रहने देखते हैं। -5/7 में से क्या घटाएं कि ये -1 प्राप्त हो जाए? हाँ, -5 कर दिया, डोंट वरी, वो माइनस ही कर दिया है। मैं कुछ और सोच रहा था कि डैश लगा हुआ है, इट्स माइनस। तो सवाल का जवाब क्या मिल रहा है? अमरीश कर दिया मैंने, बी ऑप्शन दिया अमरीश ने, 2/7। सबसे पहले अमरीश का उत्तर है, चलो देख लेते हैं। तो मतलब क्या, -5/7 में से मैं x घटाऊं तो मुझे -1 मिलना चाहिए, ये तो मीनिंग है।
यानी अगर मैं माइनस को डिवाइड से इसको डिवाइड कर दूं माइनस से, तो क्या बनेगा x प्लस 5/7 बराबर 1। और अगर मैं x की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 5/7 बराबर 2/7। तो इसमें अगर आप 2/7 कम कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है आपकी -1 दे देगी। तो राइट ऑप्शन था बी। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई? आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी इशू एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो। क्लियर है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बढ़े आगे, एक और सवाल लिया जाए। सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं, एकदम धमाकेदार तरीका से तैयार हैं सब लोग? ओके बढ़िया। ये सवाल स्टेप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, आसान स्टेप था। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं एक और सवाल आपके पास सुंदर सा क्या कहता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती कौन सी है? आपको बताना है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 and 28 each. So let's see what will be your right answer. Okay. तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए शायद आपको पता होगा क्या करते हैं, बता देता हूं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप आसानी से एक छोटा सा काम कर सकते हैं, और वो क्या है सुनिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे देखो 4 संख्याओं की सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या है? आपने कहा सर ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। क्लियर है, यहां तक तो डाउट नहीं है। अब आपको सबसे पहला काम क्या है? आपको 12, 18, 21 और 28 से कटने वाली संख्या निकालनी जो इससे कट जाए। तो आपने कहा ये तो एलसीएम हो गया, तो आपने क्या काम किया 12, 18, 21 और 28 को डिवाइड कर दिया 2 से। 6, 9, 21, 40, 2, 3, 9, 21, 7, 3, 1, 3, 7, 7, फिर 3 से 1, 1, 7, 7, अब 7 से 1, 1, 1, 1। तो अगर मैं इसका एलसीएम की बात करता हूं तो व्हाट इट बी, ये क्या हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 में 3 की गुणा कर दी तो कितना मिला? आपने कहा सर तो बड़ा आसान हो गया 252। तो 252 ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट जाएगा। क्लियर है, 252 ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट जाएगी। तो अब आपको वो संख्या निकालनी है जो 4 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब इस बात को मैं इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि जो संख्या 12, 18, 21, 28 से कटेगी, इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे आपने कहा 504, जितने भी मल्टीपल बनेंगे वो सभी के सभी, आपने कहा 776 या 756, ऐसे जितने भी इसके मल्टीपल होंगे वो सभी 12, 18, 21 और 28 से कटेंगे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने छोटा सा काम कर डाला। मैंने देखा ये 9999 था, इसमें 252 का भाग कर दिया। जितने मल्टीपल निकलेंगे निकाल लो। आपने कहा ओके, तो 3 बार गया, 2 कि 9 बार तो जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 बार, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 3 अपन से 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 में से 6 गए 3, 4, 2, आपने 9, अब 9 बार गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22। तो 1, 13 में से 6 गए 7, 171, यानी 171 जो है आपका शेष आ गया। यानी ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका एक्स्ट्रा है। तो आपने क्या काम किया, अगर 9 9 9 9 में से आप 171 घटाए तो क्या मिलेगा? आपने कहा 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 9। तो राइट ऑप्शन क्या है? 9828 इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई?
तो ऐसे सवालों को या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप सीधा 12 का डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 18 का डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, बट ये टाइम ज़्यादा लेगा। आप इसको करेंगे आज। ए इज़ नॉट द राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज सी 9828। वाई यू आर गिविंग ए तो इसका आंसर है ही नहीं, इसका आंसर तो भाई सी है, आप ए क्यों दे रहे हैं? इट्स सी। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल। यहां पर भी बारिश है, यहां कल से बारिश हो रहा है, बंद नहीं है, और लाइट भी नहीं है। ये तो बस एक तरह से लैपटॉप बचा हुआ है, उस वजह से मेरी क्लास हो रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। सभी ने मिलकर काम आरंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम में शामिल हो जाते हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिलेगा। 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं, तो सभी मिलकर काम आरंभ किया और 6 दिन बाद तक सबने किया, उसमें 4 मजदूर और जुड़ गए। वो अब जो प्रश्न आगे है कि वो टोटल काम जो बचा वो कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो देखते हैं ऐसे सवाल कैसे करते हैं। आपने कहा 12 मैन जो काम करते हैं वो 18 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई अगर मैं एक आदमी का काम की बात करूं तो आप कहेंगे सर 1/18 भाग पूरा करता होगा एक आदमी, जब भी तो करेगा। अगर 12 पुरुषों का मैं एक दिन का काम निकालूं, ये तो 12 आदमी पूरा काम करते थे, तो अगर मैं एक डे की बात करूं तो वो 1/18 काम करेंगे। बड़ा इजी सवाल है। अब 12 पुरुषों का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन तक उन्होंने किया, तो 6 दिन का कितना होगा? 6 में आपने गुणा कर दी 1/18 की, तो आपने कहा 6/18 यानी 1/3, तो 12 दिन में वो उसका 1/3 काम पूरा कर लेते हैं। अब आगे देख लो, अब क्या हुआ। अब इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ लें। तो ये आपको समझ में आया कि 12 मजदूरों का जो 6 दिन का काम है वो 1/3 है। ओके, तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ रेशो से कैसे करते हैं। एक तरफ आपने वर्कर लिखे, एक तरफ आपने वर्क लिखा और एक तरफ आपने लिखा डे। तो पहले क्या था, 12 आदमी थे, एक काम था, उसको वो 18 दिन में पूरा कर रहे थे। अब क्या करें, सभी ने मिलकर आरंभ किया, तो अब 6 दिन बाद क्या हुआ भाई, देखो 12 और 4 16 आदमी हो गए भाई, 12 तो ये थे, 4 और बढ़ गए, तो 16 आदमी हो गए। काम कितना बचा? आपने कहा 1 में से 1/3, और दिन कितने, यही तो पूछ रहा था, बस हो गया सवाल। ऐसे तो करते हैं। तो आपने अनुपात क्या निकाला, 12:16 काम का अनुपात हो गया, 1 2/3 इसका अनुपात हो गया, और किसके बराबर हो गया? x और 18 के अनुपात के बराबर हो गया। बस इसको बराबर रखना था, गुणा भाग तो कर ही लेंगे। तो 16 गुणा 1 गुणा x बराबर 12 गुणा 18 गुणा 2/3। बस अब x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 12 गुणा 18 गुणा 2/3 अपॉन 16। तो भाई 3 छंग 18, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो राइट आंसर विल बी 9। तो वो 9 दिन में सारा काम खत्म कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा भी, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको सवाल। इनकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पढ़नी है तो इसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम, और हमारे पास अब समय थोड़ा सा कम बचा है। तो डिटेल स्टडी के लिए आप हमारी बाकी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हमने सब्जेक्टिव को पढ़ाया हुआ है। ओके, तो वो आपको बहुत ईजी रहेगा। एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ, चाहूँगा उसका जवाब आप दें। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। और एक क्या खूबसूरत सवाल आपको मिला है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे देता है और उसके बाद वो 21% का लाभ कमा लेता है। तो आपको बताना है उसका जो अंतर था वो क्या है, कितना अधिक था। ऑप्शन है 25 रुपए, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 37.5% एंड ऑप्शन डी इज 42.5%। सवाल का नंबर भी प्लीज नोट कर लें, बहुत खूबसूरत सवाल है और ये अच्छा सवाल भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेट्स सी।
व्हाट विल बी योर राइट आंसर? ओके ओके ओके, बाय बाय, बस मेरी बात शुरू होने वाला है। ओके, तो देखते हैं तो जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। लेट्स सी। तो देखो सवाल को दो तरीके से कर सकते थे। आपने कहा कि भाई 12% की छूट दे रहा है, तो अमाउंट एक्स था उस पर वो 88% को बेच रहा है 100 रुपए में, और उसका जो प्रॉफिट है वो 121% है, क्योंकि 100 पर उसने 30% का लाभ भी ले रहा है। एक तरीका तो ये है जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल तरीका था। एक तो ये तरीका हो गया, आप आसानी से कर सकते हैं काम को। तो क्या करें, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आपने कहा 121 गुणा 100 बटा 88। अब अगर हम 4 से काटे तो 22, 4 से काटे तो 25। अब 22 से इसको डिवाइड कर दें तो 22 से कम 22, और अभी तो किसी से कटेगा नहीं, तो सीधा डिवाइड करना पड़ेगा। अब तो शायद किसी से नहीं कटेगा ही, तो सीधा ही कर लेते हैं। ओके, 22 से कम 22, 3 0 30, 22 से कम 22, बचे 8, 22 5, मल्टीप्लाई कर दें 137.5। हाँ नहीं, 25% नहीं आएगा। हाँ 11 से भी कट जाएगा। देखो इसे 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 11 में 121। अब ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आपने कहा 11 गुणा 25 बटा 2, ऐसे भी कर लो। तो आप काट लो, 25 में 11 की गुणा करी तो 2 775 बटे 2 से काटो तो कितना हुआ, आपने कहा 137.5। चॉइस आपकी, आप ऐसे जैसे वैसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो 137.5 आया। अब 137.5 एक्स का वैल्यू था जो उसने बेचा, और अंकित मूल्य था 100%, तो कितना हुआ, आपने कहा 37.5% का छूट आप उसको दे रहे हैं। हाँ गौरव काट दिया 11 से, गौरव जी काट दिया, 11 से भी काट सकते थे, सीधा भी डिवाइड कर सकते थे, तो कोई इसको हटा देते हैं, 11 वाला आसान है। हाउ काट दिया। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कैसे किया सवाल? कोई इशू तो नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भाई आपको सभी सवाल जो हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे उम्मीद है कि आपका सेशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा आज का, और काफ़ी अच्छे प्रश्नों के जवाब भी आपने दिए हैं। तो जल्दी से तैयार रहिएगा एक और सवाल के लिए। चलो एक सवाल और दिया जाए अगर आप कहेंगे तो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद किया गया होगा आपका सेशन। और अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का, और आपका दिन शुभ रहे, आप सुखद रहें, मंगल में रहें, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का। नेक्स्ट क्लास आपका होने वाला है, जाइएगा नहीं, इंतजार करिएगा नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ गुड डे।